नमस्कार। आज हम सीखेंगे कक्षा 10 की विज्ञान। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हमारी विज्ञान है वो 3 भागों में डिवाइड की गई है। सबसे पहले है रासायनिक विज्ञान, जिसका नाम है केमिस्ट्री, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं। फिर हम सीखेंगे उसके बाद जीव विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। और फिर हम उसके बाद सीखेंगे भौतिक विज्ञान, जिसे हम कहते हैं फिजिक्स। तो स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं वो हमारे रसायन विज्ञान के हैं। तो उसी के अंतर्गत हम आज सबसे पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब देखिए, जानते हैं सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया आखिरकार क्या होती है। तो देखिए, हमने बहुत सिंपल भाषा में आपको लिखाने का प्रयास किया है कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब आप इसको समझने से पहले मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझा दूं। देखिए, अब यहाँ से हुआ क्या, यानी दो पदार्थ हों या दो से ज्यादा पदार्थ हों, वो आपस में मिले, उनमें कोई क्रिया हो और फिर उसके बाद एक नया पदार्थ बन जाए, तो वो जो पूरी प्रक्रिया है वो कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। यदि मैं सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँ, जैसे आपके घरों में आपने देखा होगा, मम्मी कई बार घर में कुछ ना कुछ चीज़ें खाने पीने की बनाती रहती हैं। सही, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दाल अलग है और चावल अलग है और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अलग अलग हैं। अब हमने क्या किया, उन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक नई चीज़ बना दी। इसको हम क्या बोल रहे हैं? खिचड़ी बोल रहे हैं। आपने घरों में देखा होगा ये सब चीज़ें। जिस खिचड़ी जब बनाते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो बनने से पहले आप देखोगे उसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें थी, लेकिन बनने के बाद वो एक नई चीज़ बन गई जिसका नाम हमने कुछ रख दिया। तो इसी प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया को भी समझ सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, इसके उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे 2 उदाहरण लिखे हैं। सबसे पहले उदाहरण में हम जानते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? जल को बनाते हैं। उसी प्रकार से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये हमारे दोनों रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हो गए। अब यहाँ से एक नोट हम जान लेते हैं, और वो देखिए नोट हमारा क्या है कि नोट में हम ये जान लेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, वो किसी भी भौतिक विधि के द्वारा हम उनको पलट नहीं सकते। अब आप कहोगे सर पलटने से क्या मतलब है? जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। देखिए, दूध से दही का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अब आप चाहें कि जो दही है हम उसे दोबारा से दूध बना सकें, तो ये संभव नहीं है। तो यहाँ से हम समझने के लिए बता देते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, किसी भी भौतिक विधि के द्वारा उनको हम पलट नहीं सकते, यानी दोबारा से वो चीज हम वापस नहीं कर सकते। ये चीज आप जान गए। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ और अन्य उदाहरण हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि दूध से दही बनना, ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमारे जो खाने पीने की चीजें हैं, हम उनको पहले क्या करते हैं? पकाते हैं, बनाते हैं, जैसे कुकर में या किसी भी चीज में। तो ये भी क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है, भोजन का पकना। सांस लेना, ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। जैसे आपको जानकारी है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करते हैं और अंदर जाके क्रिया होती है, और उस क्रिया के फलस्वरूप हमें 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है, और जो ऑक्सीजन है हमारी, वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। तो ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, आपने देखा होगा, यदि आप लोहे को खुले में छोड़ देंगे तो वो लगातार वायु के संपर्क में रह के या नमी के संपर्क में रह के उनसे क्रिया करता रहता है, और क्रिया करने के बाद उसमें क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। तो ये भी क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। हमारे शरीर में भोजन का पचना, हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं वो अंदर बॉडी में किस तरीके से जाके डाइजेस्ट होती है, कैसे पचती हैं, तो ये भी क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। और किण्वन विधि के द्वारा सिरका बनना, सिरका इन द फॉर्म, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, गाँव की भाषा में, तो छिरका कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं? छिरका। आपने छिरके में मिर्च वगैरह या मूली के अचार वगैरह खाया होगा बना के। तो किण्वन विधि के द्वारा सिरका बनता है। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, इसमें क्या है? गन्ने का रस या सीरे का इस्तेमाल किया जाता है और इसको रख देते हैं, तो वो काफी दिनों तक रखा जाता है। उसमें किण्वन के बाद क्या बन जाता है? सिरका बन जाता है। जैसे नॉर्मल भाषा में हम क्या कहते हैं? छिरका कहते हैं।
देखिए अब हम समझते हैं यहाँ से रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होने वाले परिवर्तन, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस समय क्या क्या चेंजेस उसके अंदर होते हैं उनको जानते हैं। देखिए सबसे पहला चेंज कुछ अभिक्रियाओं में देखा जाता है वो ये है कि अवस्था बदल जाती है। पदार्थ की अवस्था क्या हो जाती है? परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल लेकर समझाएं, अभी हमने बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन भी गैस अवस्था में होता है और ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में होती है, और उनसे बन क्या रहा है? जल, जो कैसी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। इसका मतलब उसकी अवस्था क्या हो गई? बदल गई यहाँ से। अब देखिए रंग में परिवर्तन किस तरीके से होता है। जैसे आपने जंग लगते हुए देखा होगा, लोहे पे जंग लगती है तो उसके कलर में क्या आ जाता है? परिवर्तन। कलर कैसा हो जाता है? भूरे रंग का। उसी प्रकार से जब चांदी पे जंग लगती है तो कैसे रंग की जंग लग जाती है? काली। चांदी काली पड़ जाती है जंग लगने के बाद। उसी प्रकार से जब तांबे के ऊपर जंग लगती है तो कौन सा कलर बनता है? हरे कलर की जंग बनती है। कौन से कलर की? हरे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से रंग में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए ताप में परिवर्तन कैसे, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देकर आपने मैं समझाऊंगा। पुराने टाइम पे आपने देखा होगा कि मकानों को पोतने के लिए हम कलई लेके आते थे। आजकल के टाइम पे तो कलई वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि सब डिस्टेम्पर का जमाना आ गया है। नए नए पेंट्स आते हैं बाल्टी में पैक होकर ऑलरेडी बने हुए। लेकिन आपने शायद 4-5 साल पहले या 8-10 साल पहले देखा हो तो हम कलई लेके आते थे, यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और उसमें फिर जल डालते थे और पानी डालते वो ऐसे उबलता था एकदम भड़े भड़े करके, और बहुत सारे टेम्परेचर को वो क्या करता था? मतलब प्रोड्यूस करता था। जिस भी बर्तन में डालते थे वो बर्तन गर्म हो जाता था। हमें आज भी ध्यान है अपने बचपन में। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में तापमान में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। अगला, गैसों का उत्सर्जन, यानी कुछ अभिक्रियाएं हैं जिनके बाद गैस क्या होती है? उत्सर्जित होती है। बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। अभी मैंने बताया था हम अंदर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, अंदर क्रिया होती है, उसके बाद कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी एक तरीके का क्या है? उत्सर्जन है। अब कुछ अभिक्रियाओं में पदार्थ की प्रकृति में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी पदार्थ की प्रकृति भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। अब हम जानेंगे अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। आइए देखिए समझते हैं। तो सबसे पहले अभिकारक। देखिए आपको बता दें, इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको ध्यान से। देखिए ये कोई क्रिया हो रही है जिसमें ये है हमारा हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्या बना के दे रहे हैं? जल। अब आप ध्यान से देखना यहाँ पे, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? जल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसका काम करेंगे? अभिकारक का। किसका काम करेंगे? दोनों अभिकारक का। दोबारा समझ लीजिए, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अब आपसे अगर ये समीकरण दिखा के कोई पूछे कि इसमें अभिकारक कौन है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? अभिकारक है। अब आगे समझिए उत्पाद क्या है। देखिए उत्पाद यानी वह पदार्थ जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है। ये यूं कहें, वह पदार्थ जिसका निर्माण अभिकारकों की क्रिया के पश्चात होता है उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद। कुछ समीकरणों में उत्पाद केवल एक बनता है, कुछ समीकरणों में उत्पाद 2 या उससे ज्यादा भी बनते हैं। उत्पाद मतलब क्रिया होने के बाद जो चीज बनके तैयार हो रही है वो हमारी उत्पाद है। जैसे फिर से समझ लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? अभिकारक का काम कर रहे हैं, और इन दोनों की क्रिया के बाद जो चीज बनके तैयार हुई है यानी जल, तो वो हमारा उत्पाद का काम कर रहा है। अब हम जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए रासायनिक समीकरण, तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण उस रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप कहोगे हमारे समझ में नहीं आया। देखिए मैं बताऊंगा। रासायनिक अभिक्रिया आपने समझ ली थी, यानी कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है और हम उसको उसके प्रतीक के रूप में लिख दें, प्रतीक मतलब सूत्र के रूप में लिख दें, तो फिर वो बन जाती है रासायनिक समीकरण। देखिए मैं इसके आपके 2 उदाहरण से समझाता हूं, जिसमें पहला उदाहरण हमने लिखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से क्या बन रहा है? जल। अब ये जो आपके सामने लिखी हुई है हम इसे कहेंगे अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसको? अभिक्रिया। जब हम इसको ऐसे ना लिख के इसके सूत्र के रूप में लिख देंगे, यानी इनके प्रतीक के रूप में लिख देंगे, तो फिर वो बन जाएगी रासायनिक समीकरण। जैसे अब आप मुझे बताइए हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H2 होता है सर, प्लस ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O2 होता है,
और इन दोनों की क्रिया से क्या बन रहा है, जल, और जल का प्रतीक क्या होता है, H2O। अब बात समझ में आ गई। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम सूत्र के रूप में लिख देते हैं तो वो बन जाती है रासायनिक समीकरण। इसी प्रकार से इस एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है और क्रिया करके क्या बन रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर वो इस तरह से लिखा हुआ है तो ये क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। और जब हम इसी को इसके सूत्र के रूप में लिख देंगे तो फिर वो बन जाएगी रासायनिक समीकरण। देखिए कैसे, तो मैग्नीशियम यानी Mg प्लस ऑक्सीजन का सूत्र यानी O2 और फिर ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO2। तो अब ये जो है लिखा हुआ इसे क्या बोलेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया। और जब इसी को हमने प्रतीक के रूप में लिख दिया अर्थात सूत्र के रूप में लिख दिया तो वो बन गई रासायनिक समीकरण। अब हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलन किस तरीके से किया जाता है, आइए देखिए समझते हैं। तो देखिए सवाल क्वेश्चन में इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। मान के चलिए ये समीकरण हमें दे दी जाए Fe प्लस H2O और उधर बन रहा है Fe3O4 और प्लस H2। अब पहले तो ये जान लें कि संतुलन का मतलब है क्या। देखिए जैसे मान के चलिए हमारे पास तराजू रखा हुआ है इस तरीके से। अब आप मुझे बताइए कोई भी तराजू कब संतुलित होता है, जब इधर का मान और इधर का मान दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर। यदि इधर का मान ज्यादा है या इधर का मान ज्यादा है तो वो हम उसे संतुलन नहीं कहेंगे। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे क्या तराजू रखा हुआ, नहीं तराजू नहीं। देखिए समझिए कैसे, वो समझाने की बात थी। अब देखिए संतुलन का मतलब है कि जितने मान इधर हैं, इधर मतलब बाईं ओर, उतने ही मान इधर होनी चाहिए। तुम कहोगे कैसे, देखिए मैं आपको सिंपल तरीके समझाता हूँ, इधर देखें ध्यान से। इधर Fe कितने हैं, 1, इधर Fe कितने दिख रहे हैं आपको, 3। इसका मतलब इधर Fe ज्यादा है, इधर Fe कम है। ठीक उसी प्रकार से और आगे बढ़े तो देखिए हाइड्रोजन इधर 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन 2 हैं। चलो हाइड्रोजन तो ठीक है। अब उसी प्रकार से ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन 4 है। तो हमें समझ में आ रही है कि दिक्कत कहाँ है, एक तो Fe में दिक्कत है, एक ऑक्सीजन में दिक्कत है फिलहाल। तो एक एक करके देखो किस तरीके से हम इसको बैलेंस करते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से देखो समझाता हूँ आपको। अब इधर आपने देख लिया इधर Fe कितनी है, 1, इधर Fe कितनी है, 3। तो बैलेंस करने का मतलब है कि हमें इधर भी Fe 3 करने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टेप में हम करेंगे, लिखेंगे Fe को 3 करने पर। जब हमने Fe को 3 कर दिया तो अब देखिए हमारी जो समीकरण है देखिए क्या बन गई। तो समीकरण हमारी बन गई 3Fe प्लस H2O और यहां से बन गया Fe3O4 और प्लस H2। अगर अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो अब देखिए क्या क्या चीज बैलेंस हमारी हो गई। 3Fe इधर हो गए, 3Fe इधर, यानी Fe का काम समाप्त, यानी Fe हमारा बैलेंस हो गया। अब किस में कमी रह गई, अब आगे देखें। यहाँ आप देखें यहाँ ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। तो अब ऑक्सीजन को कैसे ठीक किया जाए, जब इधर ऑक्सीजन 1 है इधर 4 है, यानी इधर भी हमें 4 ऑक्सीजन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इधर H2 को क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो देखिए स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम लिखेंगे क्या कि H2O को 4 करने पर। अब आप कहोगे H2O को 4 करने से क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे देखो बराबर, मैं अभी करके दिखाता हूँ। तो देखिए क्या समीकरण बनेगी, ये वाले 3Fe ऐसे का ऐसे ही प्लस ये जो H2O था इसको हमने बना दिया 4H2O और इधर ये वाला मान ऐसे रहने दिया Fe3O4 और प्लस H2। अब आप फिर दोबारा चेक करें कि कुछ और तो गड़बड़ नहीं हुआ है। बिल्कुल देखिए 3Fe इधर और 3Fe इधर, यानी Fe तो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब देखिए 4 ऑक्सीजन इधर हो गए और 4 ही ऑक्सीजन इधर हो गए, लेकिन अब गड़बड़ हो गई हाइड्रोजन में। आप कहोगे कैसे, देखिए 4 दूनी 8, यानी इधर हो गए हमारे 8 हाइड्रोजन और इधर केवल कितने हैं, 2। अब हाइड्रोजन में गड़बड़ होगी, अब क्या करें, तो हाइड्रोजन क्या कर दो, यहाँ 4 कर दो। तो देखिए स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में हम लिखेंगे
H2 को, H2 मतलब हाइड्रोजन, H2 को 4 करने पर, कितना करने पर, 4 करने पर। अब देखिए 4 करते देखो सब कुछ बराबर हो जाएगा। कैसे, देखिए ये 3Fe पहले से ही था, ठीक है, ये वाले 4H2, ठीक है। अब इधर देखेंगे तो कितना, Fe3O4, और इसको हमने कितना करने को कहा है, 4, तो 4H2। अब आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए एक एक स्टेप। देखिए Fe कितने, इधर भी 3 और इधर भी 3, तो Fe हमारे बराबर हाइड्रोजन 4 दूनी 8, और इधर भी हाइड्रोजन 4 दूनी 8, हाइड्रोजन भी बराबर, इधर कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। यानी अब प्रत्येक तत्व दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो हम कहेंगे कि अतः यह हमारी जो रासायनिक समीकरण है वो क्या हो गई, अब संतुलित हो गई, अर्थात बैलेंस हो गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अर्थात ये हमने अपनी समीकरण क्या कर दी, यहाँ संतुलित कर दी। अब हम यहाँ पे इसका अगला सवाल सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। और समीकरण हमें दी गई है NaOH प्लस H2SO4, और उसके तीर लगा के लिखा हुआ है Na2SO4 प्लस H2O। फिर से वही चीज, इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ये देखें कि बैलेंस कौन सी चीज नहीं है, यानी गड़बड़ है कहाँ। गड़बड़ से मतलब कौन सी चीज कम या ज्यादा है, आइए देखते हैं। इधर देखिए Na यानी सोडियम इधर केवल 1 है, इधर Na2 यानी इधर सोडियम कितने हैं, 2, तो इधर Na 1 है, इधर Na 2 है। हमें तुरंत समझ में आ गया एक तो गड़बड़ काय में है, Na में। तो आपको तुरंत हिंट मिल गई होगी कि यहाँ अगर हमें Na 2 लाना है तो क्या करनी पड़ेगी, 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको डबल करना पड़ेगा। तो हमने स्टेप नंबर 1 में लिखा NaOH को 2 करने पर। अब आप ध्यान से देखिए, ये NaOH इसको हमने 2 कर दिया, तो 2 NaOH प्लस H2SO4, और ये Na2SO4 ऐसा ही प्लस H2O ऐसा ही। अब हम समीकरण को यहाँ तक ले आए हैं, अब यहाँ पे चेक करेंगे लाके। अब देखिए Na 2 हो गए, यस Na 2 हो गए, Na का तो काम बराबर हो गया। आगे बढ़िए, 2 ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर हैं, ठीक है, इधर हमारे पास ऑक्सीजन केवल 1 है, चलो ये भी हमें दिख रहा है। हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, इधर हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, यानी इधर हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 4। देखो दोबारा समझ लो, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन। और इधर कितने हाइड्रोजन है, केवल 2, और ऑक्सीजन इधर 2 है, उधर केवल 1 है। तो हमें यहाँ से समझ में आ गया कि हमें H2O क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, क्योंकि SO4 तो इधर भी है और इधर भी है, तो SO4 से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे H2O को 2 करने पर। तो ये जो H2O दिख रहा है इसको डबल कर दीजिए, तो देखिए 2 NaOH ऐसे ही, H2SO4 ऐसे ही, Na2SO4 ऐसे ही, इसको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2H2O। अब आप बिल्कुल संतुष्टि से चेक कर लीजिए कि क्या सभी तत्व दोनों तरफ बराबर हैं। आइए देखते हैं, Na 2 इधर हो गए, इधर भी 2 हो गए। आगे देख लो, इसके बाद देखो यहाँ से 2 ऑक्सीजन यहाँ से हैं और 2 ऑक्सीजन हमारी इधर तैयार है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन हमारे यहाँ हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ, यानी 2 और 2, इधर हाइड्रोजन कितनी है, 4, उधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4। SO4 इधर 1 है, इधर 1 है, सब कुछ बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं अतः यह हमारी संतुलित समीकरण है। देखिए आज की इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, इससे आगे का किसी अगली वीडियो में हम सीखेंगे, और उम्मीद करते हैं जितना हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आपके आ रहा होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और कक्षा 10 में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन तक इस वीडियो को क्या करिए, आप शेयर करिए, जिससे कि हमें थोड़ी मदद मिल सके। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ रहा है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।